आर्य जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक और अंक में हम आपके सामने हाजिर हैं। जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उसको। एक्सप्लेन करने में हमारा जो एक तरीका होता है, वो ये कि आपको वो कांसेप्ट समझाए जाएँ, जिसकी वजह से अगर आप अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें ढंग से उस कांसेप्ट को। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी हो कि अगर आप मेंस एग्ज़ामिनेशन को राइट कर रहे हैं, तो यू प्रोड्यूस एन आंसर व्हिच इज़ डाइवर्सिफाइड, हैज़ मोर पॉइंट्स, सो आपका वो आंसर जो है एक तरह से कंप्लीट आंसर लगे। इंटरव्यू में आपको कई बार आज नहीं तो कल आपको इंटरव्यू फेस करना ही है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू जो है एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपने आज जो है एग्जामिनेशन को फिनिश किया एंड देन आफ्टर यू गो बैक टू दी प्रोसीजर और उस आपको जो है वो सब कुछ चीजें आ जाएंगी। इसलिए इंटरव्यू में भी आपकी क्या प्रकार से ओपिनियन होना चाहिए, ये सब आपको दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे आज। जैसे आपने देखा होगा, कल सोनम वांगचुक जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं, और जिस हिसाब से वो जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट में शामिल थे और हंगर स्ट्राइक उन्होंने कर रखी थी। और उनका एक तरह से हेल्थ जो डिटीरिएट हो रही थी, उसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट की क्या प्रोविजन, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया, और उसके बाद में अथॉरिटीज ने जो डिसीजन लिया। तो सबसे पहले ये हम कोशिश करेंगे जानने की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। मतलब क्या हंगर स्ट्राइक भारत में लीगल है? कोई अगर व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा है, तो उसको क्या फ़ोर्सफुली उठाना सही है या उसको फ़ोर्सफुली फ़ीड करना सही है? वहाँ पर कौन-कौन से फंडामेंटल आर्टिकल्स जो हैं या राइट्स आड़े आते हैं, उनमें कैसे क्लैश होते हैं? को स्टेट की क्या ड्यूटी है? इसी के साथ में खुद का जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर थे, तो आपको बता दें, भारत में हंगर स्ट्राइक जो है वो इल्लीगल नहीं है। और एक तरह से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसके कैटेगरी में प्रोटेक्ट किया गया है। हालाँकि कोई भी ऐसा लॉ भारत में नहीं होने की वजह से ये स्पेसिफिकली परमिटेड या स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं आती हैं। जब हम हंगर स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है आर्टिकल 19(1) ए, उसमें फंडामेंटल जो राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसमें एक तरह से नॉन वॉयलेंट कैटेगरी में फास्टिंग को रखा जा सकता है। यानी एनीबॉडी हैज़ दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न, जो कि पीसफुली किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में जो है अपना विरोध जता सकता है, ग्रीवांसेस गवर्नमेंट को जता सकता है, और उसमें फास्टिंग को भी एक तरह से नॉन वॉयलेंट तरीका ही माना गया है। आर्टिकल 19(1) बी के बारे में बात करते हैं, तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यह लोगों को गैदर करने और इवन उन लोगों को फास्ट या कोई भी अन्य तरीके से प्रोटेस्ट करने की भी परमिशन देती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फास्टिंग, सो द परमिशन टू डू फास्टिंग या फिर द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू डू फास्टिंग कम्स फ्रॉम आर्टिकल 19(1) ए और आर्टिकल 19(1) बी। हालांकि आपको ये भी समझना चाहिए, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब अपना सुसाइड करने के तरीके से उसको इस्तेमाल करें। सुसाइड करने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ फास्ट, देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉज़। यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन व्हिच क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस टू द ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन वहाँ पर बात आ जाती है आर्टिकल 21 की, क्योंकि स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड है स्टेट। यानी चूँकि हम जब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, तो एक नेगेटिव जो है कनोटेशन उसका आता है स्टेट्स की ड्यूटीज़ के ऊपर। तो स्टेट भी इसके बाउंड है कि किसी भी इंसान की, जो कि भारत का नागरिक है, उसकी ह्यूमन लाइफ्स को बचाया जाए। यानी स्टेट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ, एंड दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट फ्लोज़ फ्रॉम आर्टिकल 21। अब अगर मान लो इस हंगर स्ट्राइक की वजह से या कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से हेल्थ जो है वो क्रिटिकल हो जाए, तो फिर अथॉरिटीज़ इस आर्टिकल 21 की जो प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए इस प्रकार के तरीके अपना सकती हैं, जिसकी वजह से मेडिकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जा सके या लाइफ सेविंग जो न्यूट्रिशन है, उनको प्रोवाइड किया जा सके। जैसे मान लो कोई इंसान अगर फोर्सफुली नहीं ले रहा है, उसको फीड नहीं करें, तो उसको जो है नोस्ट्रिल के माध्यम से या ट्यूब के माध्यम से वो खाना या फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स भी सही चलते रहें और उसका फास्ट भी, यानी उसको खुद को ये ना लगे कि भई हम आपको फोर्सफुली फीड कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आर्टिकल जो है हमारे 19(1) ए या 19(1) बी, वह एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उनके ऊपर पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, ये प्रकार के भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लागू होते हैं। तो स्टेट जब कई बार किसी भी
फास्टिंग कर रहे इंसान को वहां से हटाता है। तो डिटीरिएटिंग अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है या आगे अगर कोई खतरा है जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो स्टेट इस प्रकार के एक्शन ले सकता है। इसलिए न तो कोई ऐसा लॉ है जो कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रहा है, न कोई ऐसा लॉ है जो कि स्पेसिफिकली इतने टाइमलाइन के लिए हंगर स्ट्राइक को परमिशन दे रहा है। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट्स जो हैं वो मतलब इसके हंगर स्ट्राइक को खत्म करवा सकती हैं क्या? आपको ये भी जो है ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिल्ली हाई कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल करी गई थी, उसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? "व्हाटएवर मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू चेक द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द पर्सन हू इज़ फास्टिंग, हेल्थ कंडीशन शुड बी टेकन केयर ऑफ।" यानी एक तरह से साफ कहा स्टेट अथॉरिटीज को उस पीआईएल के बेसिस पर कि यू शुड डू व्हाटएवर इज नीडेड सो दैट हिज मेडिकल कंडीशन इज टेकन केयर ऑफ। तो जब जहां पर मेडिकल कंडीशन को ही टेक केयर करने के बारे में बात करी गई है, तो एक तरह से अथॉरिटीज को मतलब डायरेक्ट किया जा रहा है कि यू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी सो दैट द हेल्थ फ्रॉम हियर ऑन डज नॉट डिटेरियोरेट। अब आपको मैं बता दूं, सुप्रीम इसने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तक भी कहा कि भाई लाइफ ऑफ एनी सिटीजन इज प्रेसियस एंड ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू सेव द लाइव्स। यानी किसी भी पर्सन की जो जिंदगी है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट को वो काम करना चाहिए जिसकी वजह से वो जिंदगी बचाई जा सके। जब आप इंटरव्यू में कोई भी प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस हाई कोर्ट के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी वहां पर बताएं। तो ये अभी से जब आपने टॉपिक सुना तो आपके दिमाग में घुस गया कि ठीक है, मैं उस समय इस बात को बता दूंगा। या मान लो मेंस में अगर लिख रहे हैं तो फिर इस जजमेंट का आप जो है ब्यौरा दे दें, कहें कि इसमें ये मेंशन था। तो वहां पर जो है जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि जो आप बात कर रहे हैं वह लॉजिकल चीजें हैं। अब देखिए ये मतलब लोग क्या कहता है, तो आपको ये पता है कि जो पर्सन फास्ट कर रहा था उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी वह काफी सीवियरली डिटीरिएट हो रही थी। 8.5 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न चला गया था, ऑर्गन फेल्योर होने का खतरा था, हालाँकि मेंटल जो अलर्टनेस थी वो बराबर थी, लेकिन आगे जो है दिनों में बहुत तेज़ गति से मसल्स का स्टेमिना वगैरह जो है वो काफ़ी डाउन हो सकते थे। एक तरह से कहा जा रहा था कि एसिड लेवल इत्यादि जो हैं वो ज़्यादा जा सकते हैं। हालाँकि एक साइंस एंड उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी इंसान फास्ट करता है, तो उसमें किस-किस तरीके से जो है बॉडी में चेंज आते हैं। क्या कोई भी इंसान फूड एंड वाटर के बिना ज़िंदा रह सकता है क्या? तो देखिए कहा जा सकता है कि कोई भी पर्सन किसी मतलब वीक्स के लिए जो है वो अ, ऐसे सर्वाइव कर सकता है। कई बार कई महीनों में भी लोगों ने सर्वाइव किया है विदाउट फूड, हालाँकि वाटर अवेलेबल होना चाहिए। फूड और वाटर जब दोनों विदहेल्ड कर लिए जाते हैं, तो ये जो है सर्वाइवल टाइम बहुत ही जल्दी से नीचे गिरता है। लेकिन जब पानी के ऊपर रहा जाता है, जैसे सोनम वांगचुक भी पानी के ऊपर रह रहे थे, तो फिर जो है उनकी एज, हेल्थ और एनवायरमेंटल कंडीशन भी योगदान करती हैं कि कितना लोग जो हैं जी पाएँगे। पहले 1 या 2 दिन अगर कोई भी फास्ट करता है, तो बॉडी उसका जो ग्लूकोज होता है बॉडी में उसका इस्तेमाल करती है या फिर ग्लाइकोजन जो कि हमारे अंदर स्टोर रहता है उसका इस्तेमाल करती है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। यानी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ये दोनों ऐसे नाम हैं, अगर मान लो प्रीलिम्स में कहीं पूछा जाए, जो कि शरीर पहले इस्तेमाल करता है शुरू के 1 या 2 दिन में जब फास्टिंग कोई कर रहा होता है तो। जब लेकिन ये ग्लूकोज या ग्लाइकोजन कम होने लग जाते हैं, तब फिर बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट जो हमारा है उसको बर्न करना स्टार्ट करती है। यानी जो भी वसा तो इसमें बॉडी में विद्यमान है उसको फिर बॉडी जो है धीरे-धीरे यूज़ करने लग जाती है। फास्टिंग जब 3rd डे, 4th डे के आस-पास पहुँच जाती है, तो फिर ब्रेन भी जो है कीटोन्स जो हमारे फूड होता है, जो कि एक तरह से आप इसको ऐसे कह लें कि कीटोन्स यानी फैट से जो प्रोड्यूस होने वाले कीटोन हैं, उसको फिर ब्रेन इस्तेमाल करने लग जाता है फ्यूल के लिए यानी एनर्जी के लिए। उसकी वजह से बॉडी जो होती है वह मसल्स को कंज़र्व कर पाती है और अपना फंक्शनिंग को कंटिन्यू रख पाती है। ये प्रोसेस 3 दिन से लेकर के करीबन 14 दिन तक जो है वो चलती रहती है। यानी जो स्टोर्ड हमारी बॉडी में फैट है वह हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स रहता है। जब 2 सप्ताह के आसपास का पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर बॉडी जो हमारी मसल्स होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है एनर्जी के लिए और अब एनर्जी के रिजर्व्स धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लग जाते हैं और फिर यहाँ से जो ऑर्गन फेल्योर का खतरा है,
वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। स्पेशली हार्ट, किडनी और हमारी जो लीवर है, उनके ऊपर फेल्योर का खतरा बढ़ने लग जाता है। कई लोगों ने कई बार जो है बताया है कि कई फास्टिंग जो है वो 28 से 40 डेज़ तक भी चले हैं। जैसे 1981 की अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की हंगर स्ट्राइक के बारे में बात करें, जहाँ पर 46 से लेकर के 73rd डे में इस प्रकार की डेथ्स जो हैं वो देखी गई। अब आपको बता दें कि जैसे मान लो अगर हम हार्ट, ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स अगर अफेक्ट होने लग गए, तो फिर या तो इमीडिएट हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है या अगर हमें इमीडिएट अगर हमने मतलब बॉडी को मेडिकल प्रोविज़न नहीं दिए, तो फिर यहाँ से जो है वो ऑर्गन फेल्योर होकर के मृत्यु भी हो सकती है। भारत में अगर फास्टिंग के फेमस अगर एपिसोड देखें तो हंगर स्ट्राइक 116 दिन 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में ब्रिटिश इंडिया का जब उस समय शासन हुआ करता था, जो कि उस समय के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो बहुत ही एक बड़ा एपिसोड हमारी हिस्ट्री में था। महात्मा गांधी साहब ने 1943 में 21 डेज यानी उनका जो लॉन्गेस्ट फास्ट था खुद का, और उन्होंने उस समय करा था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, पुणे में जो है ये बात होती है। 58 डेज और वो खुद खत्म भी हो गए थे 1952 में पोटी श्रीमल्लू, जो कि एक सेपरेट आंध्र स्टेट के बारे में डिमांड कर रहे थे, और उन्हीं के कारण जो है बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया और वो डिमांड जो आई कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर भी स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पोटी श्रीरामल्लू जो थे उनकी आज भी एक तरह से हिस्ट्री में उनकी इस फास्ट को याद किया जाता है। वर्ल्ड का अगर लॉन्गेस्ट अगर हम देखें तो 2000 से लेकर के 2016, जहां पर इरोम शर्मिला जो कि मणिपुर की निवासी थी, वो आपस्पा का जो कानून था उसके अगेंस्ट में जो है वो उन्होंने अपना फास्ट किया था। हालांकि उनको एक नेजल के ट्यूब के थ्रू डिटेंशन में रखते हुए जो न्यूट्रिशंस थे, फ़ोर्स फ़ीड करवाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कभी भी फ़ास्टिंग नहीं छोड़ी और एक तरह से वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट फ़ास्ट माना जाता है। इसी तरीके से एंटी करप्शन मूवमेंट यानी जन लोकपाल का जो कानून था, उसके समय में भी 13 दिन का जो है ये बात सामने आती है। तो आपको क्या-क्या ध्यान रखा? एवरी लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। स्टेट हैज़ अ सेक्रेड ड्यूटी अंडर आर्टिकल 21 so that the lives has to be saved. Number third, constitutional provisions also allow under Article 19(1)(a) and 19(1)(b) so that the people can assemble peacefully, can do fast, can do whatever they want, so that the peaceful protest can continue. तो ये जो तीन चार चीजें हैं उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है जब हम कोई भी फास्ट करते हैं या फास्टिंग के प्रोविजंस को देखते हैं। अब क्या कोई भी इंसान जेल में रहते हुए फास्ट कर सकता है? एग्ज़ैक्टली वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है हेल्थ जो अथॉरिटीज़ हैं, उन वो फ़ोर्स फीड तो नहीं करेंगी। फ़ोर्स फीड का मतलब ये नहीं है कि स आपको ज़बरदस्ती जो है कुछ खिलाया जाए। हो सकता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। जैसे फ़ोर्स फीड मैंने आपको बताया था इरोम शर्मिला के केस में। अब बात आती है कि भई फ़ोर्स फीडिंग एक्चुअली क्या होता है? कोई आपसे पूछ ले कि भैया फ़ोर्स फीडिंग क्या है? तो आप ये कहें कि फूड या न्यूट्रिएंट को बिना किसी दूसरे के जो कि रिफ्यूज़ कर रहा हो, जो फास्ट कर रहा हो, रिफ्यूज़ कर रहा हो या वो खुद जो है वॉलंटरीली खाना नहीं खा रहा हो, तो उसके विशेज़ के अगेंस्ट में फूड या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना फ़ोर्स फीड कहलाता है। और यह ज़्यादातर एक ट्यूब जो कि नाक के द्वारा अंदर इंसर्ट की जाती है, उसके द्वारा होता है, जिसकी वजह से स्टार्वेशन को बचाया जा सके और लाइव्स जो हैं, उनसे रक्षा की जा सके। अब बात आती है कि भई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो मैटर हैं, वहाँ क्या-क्या कहा गया? तो देखिए लीगैलिटी के बारे में जब भी बात होती है, तो सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट 2021 के बारे में भी अगर हम बात करें, तो उन्होंने जो है किसी भी फार्मर लीडर जो कि उस समय हंगर स्ट्राइक पर थे, उनके खिलाफ इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स को करने से मना कर दिया था और कहा था कि भई कोई भी हंगर स्ट्राइक में भाग लेना एक तरह से सुसाइड करना नहीं है। तो अगर कहीं पर बात आती है ना कि भाई वेदर इट इज़ अ सुसाइड आल्सो इट इज़ नॉट। तो ये कहा कि उस समय जो सेक्शन 309 आईपीसी जो कि एक तरह से ऑफेंस गिना जाता था, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस मानने से मना कर दिया था। आपको पता होना चाहिए आयरन शर्मिला जिसको मैंने आपको बात करी 2000 से 2016 तक वो फास्ट पर थी। उनको सेक्शन 309 के तहत ही यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से उनको जो है वो फोर्स फीड किया गया था। हालाँकि आपको बता दें 2017 में भारत में मेंटल हेल्थ केयर कानून जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज़ किया गया तथा जो भी अगर इंसान अगर इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करता है तो वो अब डिक्रिमिनलाइज़ेशन की श्रेणी में ही आते हैं।
इसमें और सारे प्रोविज़न जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता में लाए गए, जहाँ पर उसकी जो सेक्शन 226 है, ये बताता है कि इफ अ पर्सन अटेम्प्ट सुसाइड विद द इंटेंट टू डिटर और इन्फ्लुएंस अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, ओनली देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और इसमें जो पनिशमेंट है वह सिंपल इम्प्रिजनमेंट से 1 ईयर या फाइन या कोई कम्युनिटी सर्विस इत्यादि भी हो सकती है। 2024 में भी एक ऐसा ही मामला आया था, जहां पर पंजाब के फार्मर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर थे, फास्ट पर थे 2024 में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो बेंच थी, जो कि इस समय के जस्टिस हैं चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट और सेंटर की जिम्मेदारी है कि इन पर्सन की लाइफ को बचाया जाए। और उस समय उन्होंने अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन भी दिए थे कि उनको, यानी जो डल्लेवाल उस समय हंगर स्ट्राइक पर थे, कि मेडिकल अटेंशन उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करनी है। हालाँकि ये भी जो है क्लियर किया गया था कि उनको अपना फास्ट अबैंडन करने के लिए कंपेल नहीं किया जाना चाहिए अंटिल एंड अनलेस बहुत ही इस प्रकार एब्सोल्यूटली नेसेसरी हो, जो कि उनकी लाइफ को बचाना हो। तो एक तरह से मैसेज साफ था कि स्टेट कैन नॉट वॉच समवन डाई, बट नीदर कैन इट कैजुअली बी ओवरराइडिंग द डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट एडल्ट हू हैज चूज़न व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ चूज़न सो दैट आई विल नॉट हैव एनी फूड। कि उन्होंने खुद ने ये चूज़ किया है, और तब तक जब तक कि बहुत ही ज़रूरी हो जाए कि मान लो कोई मर ही रहा हो, तब तक हम नहीं कर सकते। मैं आपको इसलिए बारी-बारी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सुसाइड, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडीली ऑटोनॉमी, उसके खुद के या फिर स्टेट के जो दायित्व हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सब एंगल से देखना है। तो जैसे मान लो कल को आप किसी भी एरिया में एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, और वहां पर मान लो ये बात आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको ये सारे देखने हैं कि जो भी फंडामेंटल राइट है उसको बैलेंस करके चलना है। वो फंडामेंटल राइट, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी में भी हो सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले भी हो सकते हैं। स्टेट की जो ड्यूटी है जहां पर लाइफ को प्रिजर्व करना, लेकिन वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो वेरियस डिसीजंस हैं उसके एंगल्स को भी आपको देखना होगा, और अपने आंसर में इवन मेडिकल एथिक्स को भी देखना होगा, जहां पर फोर्स फीडिंग ए मेंटली कंपिटेंट हंगर स्ट्राइक हैज बीन टर्म्ड एज एन अनएथिकल, डिग्रेडिंग एंड अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर एज वेल। तो ये सब कोई चीजें हर किसी को देखना है, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए फिलहाल जो किया गया, भले ही चाहे मतलब ये फास्ट इतने दिनों से कर रहे थे, उनका वेट कम होता जा रहा था, मीडिया में इस प्रकार की खबरें थी, लेकिन जब तक दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, वो पीआईएल के बारे में डिसीजन नहीं आया, अथॉरिटीज ने जो है उनके ही, यानी जो फास्ट कर रहे थे पर्सन, उनके ही लीगल राइट्स का सम्मान किया और अपने आप को हेल्ड बैक किया। बट वेन्स द डिसीजन वाज गिवन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद में जो है कार्रवाइयां स्टार्ट होती हैं। तो शायद आप इस टॉपिक को एंटायरिटी में समझ चुके होंगे। देश में इस समय बात हो रही है 10-20 रुपए के जो नोट हैं, अब वो प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट्स आए। ऐसा पहले भी हुआ था, और अब भी इसके बारे में बात हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कागज की मुद्रा है उसकी फोरफेटिंग भी होती है, यानी उसकी अगर अभी भी बात करें इस पिछले साल में, तो करीबन 2.5 लाख के, 2.25 लाख के आसपास जो है वो नोट इस प्रकार के आए सिस्टम में, जो कि कहीं अन्य जगह पर प्रिंट किए गए थे, यानी वो फेक नोट थे। तो कागजी मुद्रा की फेकिंग ज्यादा बड़ी होती है। दूसरा, इनका डैमेज बहुत जल्दी होता है। अगर हम बात करें पिछले साल की भी, तो आरबीआई को करीबन-करीबन 4,500 करोड़ रुपए वहन करने पड़े अपनी बैलेंस शीट पर, जो भी पुरानी मुद्रा थी, जो भी इस प्रकार से स्पॉइल हो जाती है, उसको बदलने में और वो नोट्स को सप्लाई करने में। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए? तो निपटने का तरीका कई हैं। या तो जो कागजी मुद्रा है, उसका मतलब अगर हम बात करें क्वालिटी, या तो उसको इम्प्रूव किया जाए, बट कागज तो कागज ठहरा, उसकी अपनी भी लिमिटेशंस हैं। फिर जो मतलब फोरफेटिंग होती है, उसके डिजाइन्स को कई बार चेंज करना होता है। यानी सपोज से 500 रुपीज नोट, द सिक्योरिटी फीचर्स व्हिच इट हैज नाउ हैज टू बी चेंज्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ वो रेप्लिकेट किए जा सकते हैं किसी के भी द्वारा, स्पेशली वो कंट्री जो कि भारत की एनेमिकल कंट्री है। और अगर अभी भी हम बात करें इन प्रकार के पॉलीमर नोट्स के बारे में, तो वह जो है आरबीआई ने जो टेंडर दिया है ना, उसमें चाइना और पाकिस्तान को कई जगहों पर बार किया गया है कि किसी भी पर्सन का इन कंट्रीज के साथ में एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो नोट मेकिंग है, यानी पॉलीमर नोट्स क्यों ज़रूरी हैं, ये मैंने आपको समझाया। तो इसके पीछे जो कारण है
कि भाई जब हम बात करते हैं कागजी नोट्स के बारे में, तो हमें एक तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉलीमर जो नोट होते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन यानी पीओ डबल पी उसके नाम से जो है वो जाने जाते हैं। इसकी फ़िल्म से ये बने होते हैं। जबकि जब हम कागज़ के बारे में बात करते हैं तो सूती कॉटन या जो पेपर होता है इससे ये बने हुए होते हैं। इनका लाइफ स्पैन पॉलीमर नोट का काफ़ी बड़ा होता है, करीबन 2.5 से लेकर के 4 गुना जो है वो समय में ये चलते हैं। इनकी छपाई बहुत ही अच्छी होती है जिसकी वजह से वो छपाई जो होती है ना वो निकलती नहीं है जल्दी से नोट में, तो धुलने इत्यादि से जो है उनका वो एक अगर कहें तो विजिबिलिटी कम नहीं होती। इनमें जो बाकी के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, चाहे वो होलोग्राम, चाहे वो कहीं पर भी मतलब मार्किंग इत्यादि बहुत आसानी से की जा सकती है और वो लंबे समय तक टिकी रहती है। इसलिए जो है ये फ़ॉरफ़िएटिंग इनको करना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से चूँकि ये लंबे समय के लिए चलते हैं, तो सरकार पर इसका या आरबीआई पर जो इसका एक फ़ाइनेंशियल भार है, वह कम आता है। हालाँकि जो इसकी इनिशियल जो लागत है, वह ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जिस हिसाब से इसके बाकी के अन्य जो इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं, वह ज़्यादा हैं। तो एक तरह से अभी तो आप इसको ऐसे समझिए व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग पॉलीमर नोट्स एंड व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इट आउट एज़ ए वो कहते हैं ना कि भई मतलब एक स्पेसिमेन की कॉपी की तरह है। बाकी के जो प्रोविज़न हैं हम आपको इसी नोट्स के कौन-कौन से देश में हैं, क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए कल हम आपको इसके पूरे बताने की भी कोशिश करेंगे। कौन-कौन सी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर काम कर रही हैं, क्या-क्या कर रही हैं, ये भी हम आपको कल समझाएँगे। तो अब फिलहाल के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं। ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें क्योंकि ज़्यादा लोग जितने पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो हमें भी जो है वो अच्छा लगेगा। मोर एप्रिसिएशन इज़ व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स मोर एनर्जी टू अस। दूसरा, जब आप जितना लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जो हमें आप टॉपिक बोलते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बना दीजिए, तो हमें भी अच्छा लगता है कि यू आर आल्सो गेटिंग मोर एंगेज्ड विद दीज़ टॉपिक्स। एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन है। तो फिलहाल मैं यहीं रुकूँगा। थैंक यू वेरी मच।